गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 की, जिसके अंदर हमने बहुत सारी बातें जो हैं वो कर ली थी। अब हम बात जो करने वाले हैं वो करेंगे रसारोहण की। इससे पहले हमने जल अवशोषण जो था उसको पूरा कर लिया। अब हम जो बात करेंगे वो रसारोहण की करेंगे कि रसारोहण जो है वो क्या होता है। तो देखिए, रस प्लस आरोहण, रस का आरोहण करना रसारोहण कहलाता है, अगर हम शाब्दिक शब्दों में इसकी बात करें। लेकिन हमें इसको विस्तार से पढ़ना है, शायद आज पूरा हो जाएगा इस वीडियो में चैप्टर। तो रसारोहण की बात करते हैं। सबसे पहले तो मृदा से जो जल है वो मूल रोमों के द्वारा, मृदा से मिट्टी के अंदर जल रहता है और मिट्टी से जल जो है वो मूल रोमों में पहुंचता है। जल अवशोषण की हमने बात की थी। मूल रोमों में पहुंचने के बाद वो पादप के शीर्ष भाग व अन्य भागों तक पहुंचता है। सबसे पहले मृदा में था जल, उसके बाद में मूल रोमों में पहुंचा। मूल रोमों से ये शीर्ष भाग पौधे के व अन्य भागों तक तनु विलयन के रूप में पहुंचता है। किसके रूप में पहुंचता है? तनु विलयन के रूप में पहुंचता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रसारोहण कहा जाता है। अर्थात मृदा से जल का मूल रोमों से होते हुए शीर्ष भाग व अन्य भाग तक तनु विलयन के रूप में पहुंचना क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। ये एक ऊपरी दिश स्थानांतरण विधि होती है। कैसी विधि होती है? ऊपरी दिशा, मिट्टी नीचे नीचे है और ऊपर की तरफ जा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करती है। इसको ऊपरी दिश स्थानांतरण बोला जाता है। इसके बाद देखिए, आगे बात करते हैं। जो जल स्थानांतरण है ये किसके माध्यम से होता है? जल स्थानांतरण की जो क्रिया है वो किसके माध्यम से होती है? ये जाइलम तत्वों, जाइलम आप लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर पढ़े थे। हमने जाइलम भी पढ़ा था, फ्लोएम भी पढ़ा था, इनकी टीएस, ठीक है, एलएस, बहुत सारे हमने बात की थी। इनके प्रकारों की भी बात की थी। 4 मैंने इनके अंदर आपको एलिमेंट्स या तत्व बताए थे। जाइलम के अंदर वाहिकाओं और वाहिनिकाएं, जाइलम उत्तक होते हैं, जाइलम रेशे होते हैं। लेकिन मुख्यतया जो जल का स्थानांतरण करते हैं वो जाइलम तत्व कौन से होते हैं? वाहिकाओं और वाहिनिकाएं होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें रसारोहण के मार्ग की, कि रसारोहण मार्ग कौन कैसे प्रदान किया जाता है या किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रसारोहण मार्ग केवल जाइलम उत्तकों द्वारा ही बनता है। केवल ओनली जाइलम उत्तकों द्वारा। अर्थात जाइलम उत्तक किसका काम करते हैं? जल को मिट्टी से अवशोषित करके पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचाते हैं। चाहे रसारोहण हो चाहे जल अवशोषण की क्रिया हो, उसमें भूमिका किसकी होती है? जाइलम उत्तक की होती है। इसके बाद में देखिए, जाइलम उत्तक से होती है, कैसे होती है? इसके लिए एक प्रयोग दिया हुआ है आपकी किताब के अंदर। इस प्रयोग में क्या बताया है कि बालसम एक पादप का नाम है। किसका नाम है? पादप का नाम। बालसम की जड़ को काटकर, बालसम की जड़ को काटकर उस कटे हुए भाग को, बालसम की जड़ को काटकर उसके कटे, पूरी अलग नहीं करनी है, काटकर उस कटे हुए भाग को सेफ्रेनिन के विलयन में 2 या 2 से अधिक घंटों तक विलयन में रखना है। काट कर उसको सेफ्रेनिन के विलयन में 2 या 2 से अधिक घंटों तक रखना है। अब बात आती है सेफ्रेनिन की, कि सेफ्रेनिन क्या होता है। देखो, आप आगे कॉलेज के अंदर जाओगे या हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे लैब के अंदर, आपको सेफ्रेनिन दिखेगा। ये एक लाल रंग का अभिरंजक होता है। सेफ्रेनिन क्या होता है? एक लाल रंग का अभिरंजक होता है। और ये क्या करता है? ये लिग्निन युक्त जो भी उत्तक होते हैं, लिग्निन एक पदार्थ है, उस लिग्निन युक्त जो भी उत्तक होते हैं उनको ये अभिरंजित करता है। उनको क्या कर देता है? अभिरंजित कर देता है। तो वो होता है सेफ्रेनिन, ये लाल रंग का होता है। तो बालसम की मूल को काटा और कटे हुए भाग को सेफ्रेनिन के विलयन में 2 या 2 से अधिक घंटों तक रखा। उसके बाद में हमने देखा कि इस पादप की पत्तियों की जो सिराएं थी, पत्तियों की जो सिराएं थी वो लाल रंग की दिखने लगती हैं। कैसी दिखने लगती है?
लाल रंग की दिखने लगती हैं। लाल रंग की दिखने के बाद हमें क्या करना है, इस पादप के पत्ती ले सकते हो, पर्णवरंत ले सकते हो या शाखा ले सकते हो, का अनुप्रस्थ काट काटना है। क्या काटना है? का अनुप्रस्थ काट हमें काटना है, TS जिसे बोले जाता है, ट्रांससेक्शन। अनुप्रस्थ काट काटने के बाद उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं, माइक्रोस्कोप द्वारा जब देखते हैं तो जितनी भी केवल जाइलम नलिकाएं अर्थात जाइलम उत्तक की वाहिकाएं हो सकती हैं, वाहिनिकाएं हो सकती हैं, अर्थात साथ में इनको जाइलम नलिकाएं, केवल जाइलम नलिकाएं जो हैं वो लाल रंग की दिखाई देती हैं। कैसे रंग की दिखाई देती हैं? लाल रंग की दिखाई देती हैं। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जो उत्तकों के जो पादप हैं उनमें रसारोहण की क्रिया केवल जाइलम उत्तक के कारण होती है, वो हमें इस सेफ्रेनिन लाल अभिरंजक के कारण पता चला, क्योंकि अंत में हमने जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसका अध्ययन किया तो केवल जाइलम नलिकाएं हमें लाल रंग की दिखाई दी, बाकी पादप के उस अनुप्रस्थ काट में हमें कोई भी संरचना है वो लाल रंग की दिखाई नहीं दी। इसलिए जाइलम उत्तक द्वारा ही रसारोहण की क्रिया है वो होती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखिए आगे का जो टॉपिक है रसारोहण की क्रियाविधि। रसारोहण की क्रियाविधि की बात करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। मैंने मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का मतलब ये होता है आपको सभी वीडियो एक जगह मिल सकते हैं। अगर आप को वीडियो कक्षा 12 से ही रिलेटिव देखने हैं जीव विज्ञान से संबंधित, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर ऑप्शन आता है, जैसे यूट्यूब पे जाते हैं प्लेलिस्ट के अंदर ऑप्शन आता है, ऑप्शन के अंदर आप ओके करोगे तो आपको क्लास 12 बायोलॉजी नाम लिखा हुआ मिलेगा, उस पर ओके करते केवल आपको कक्षा 12 के ही वीडियो सामने आएंगे। तो उस तरीके से आप देख सकते हो अगर आपको वीडियो ना मिल रहे हैं या ढूंढने में परेशानी होती है। इसके बाद बात करते हैं रसारोहण की क्रियाविधि। रसारोहण की क्रियाविधि की बात करते हैं तो देखो, जमीन और पादप, मान लीजिए ये जमीन है, ये मिट्टी हो गई और ये पादप है, ठीक है। यहां से जल जो है वो ऊपर की ओर जाएगा, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर। तो गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में बल लगता है, फिर भी जो जल है वो काफी ऊंचाई तक पेड़ पौधों में जाता है। ये रसारोहण या जल अवशोषणी क्रिया में होता है। तो इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, कई वैज्ञानिकों के अलग अलग मत थे, उन्होंने अलग अलग सिद्धांतों द्वारा समझाया। उन सिद्धांतों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला है जैवबल सिद्धांत, जैवबल सिद्धांत, दूसरा मूलदाब सिद्धांत, तीसरा भौतिक बल सिद्धांत। ये 3 बल पढ़ने के बाद में हमारा जो ये चैप्टर है ये पूरा हो जाएगा। तो देखिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं जैवबल सिद्धांत, ठीक है, दूसरा मूलदाब सिद्धांत और तीसरा भौतिक बल सिद्धांत। हमें तीनों की बात करनी है विस्तार से। पहला हम बात करते हैं जैवबल सिद्धांत की। देखिए जैवबल सिद्धांत का मतलब है जिन पौधों के अंदर ये जैवबल उत्पन्न होगा इसके कारण रसारोहण की क्रिया है वो होगी। जैसे कि पौधों में रसारोहण तने की जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रिया के कारण उत्पन्न जैवबल द्वारा होता है। रसारोहण किसके माध्यम से होता है? जो तने की जीवित कोशिकाएं हैं, लिविंग सेल्स जो हैं, उनमें होने वाली क्रिया के कारण उनमें जब रिएक्शन होगी तो उनमें बल उत्पन्न होगा, उनमें बल उत्पन्न होगा, उस बल को क्या कहा जाता है? जैवबल कहा जाता है। तो जैवबल उत्पन्न होता है, उसके द्वारा क्या है? रसारोहण की क्रिया हो जाती है। इस प्रकार के सिद्धांत को जैवबल सिद्धांत कहा जाता है। इस जैवबल सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आपके चैप्टर में दिए हुए हैं जिनके अलग अलग मत थे। उन मतों की हम बात करेंगे, आपके किताब के आगे जो प्रश्न आते हैं उनमें भी इनके बारे में प्रश्न जो है दिया गया है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। पहला वैज्ञानिक था गोडलेवेस्की। क्या नाम था? गोडलेवेस्की। इन्होंने 1884 में इनका एक रिले पंप सिद्धांत था। क्या नाम था इनके सिद्धांत का? रिले पंप सिद्धांत था। 1884 के अंदर गोडलेवेस्की ने यह सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि जाइलम मर्दूतक व मज्जा किरणों की जो जीवित कोशिकाएं हैं
उन जीवित कोशिकाओं के प्राशन दाब में जो आवर्ती फलन होता है उसके कारण क्या है, पौधों में रसारोहण की क्रिया होती है। जाइलम मर्दूतक व मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाओं के प्रासरण दाब ओपी में आवर्ती फलन से क्या है, रसारोहण की क्रिया जो है वो होती है। ये इनका कहना था। दूसरे हैं सर जे सी बोस। इन्होंने सर जे सी बोस का प्रश्न शायद आपके पीछे दिया हुआ है। इन्होंने 1923 के अंदर रसारोहण से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए थे। इनका एक सिद्धांत था स्पंदन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? स्पंदन सिद्धांत। स्पंदन सिद्धांत के अनुसार ये था कि पौधों के अंदर जो कोशिकाएं हैं, अंतःत्वचा की जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर लयबद्ध स्पंदन की क्रिया होती है। लयबद्ध क्या है? स्पंदन की क्रिया होती है, जिसके कारण क्या है, रसारोहण की क्रिया जो है वो हो जाती है। इन्होंने अपना प्रयोग एक भारतीय पादप है टेलीग्राफ नाम का, भारतीय टेलीग्राफ नाम का पादप है, इस पे इन्होंने क्या किया था, अपना प्रयोग जो है वो किया था। इसके बाद देखिए तीसरा जो वैज्ञानिक है स्ट्रासबर्गर। कौन सा वैज्ञानिक है? स्ट्रासबर्गर। इन्होंने 1891 के अंदर बताया था कि जेओबल सिद्धांत के अंदर अगर हम जीवित कोशिकाओं की बात करें तो जीवित कोशिकाओं का जल रसारोहण की क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, अर्थात डायरेक्टली जीवित। ये वैज्ञानिक किसको मान रहे हैं? गोडलेवस्की ने तो सीधा कहा था जीवित कोशिकाओं, ये सर जे सी बोस ने कहा था कि स्पंदन लयबद्ध स्पंदन की क्रिया होती है। लेकिन स्ट्रासबर्गर का मानना था कि जीवित कोशिकाओं का सीधा संबंध रसारोहण की क्रिया से नहीं होता है। इनका कहना था कि रसारोहण के लिए जीवित कोशिकाओं का होना आवश्यक है, लेकिन ये जो है रसारोहण की क्रिया संपन्न नहीं करती हैं, ये स्ट्रासबर्गर ने कहा था। तो ये बात भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इसके बाद में हमारा 2 नंबर जो टॉपिक है वो है मूलदाब सिद्धांत। 1 नंबर जेओबल सिद्धांत हो गया, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद में है मूलदाब सिद्धांत। ये बहुत ही सिंपल सा है और सीमित महत्व का ये सिद्धांत है, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। बहुत ही कम पादपों के अंदर ये पाया जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर तो बिल्कुल नहीं पाया जाता। कौन सा? मूलदाब सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी। तो मूलदाब सिद्धांत क्या होता है? जो जाइलम वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाला धनात्मक दाब है उसको मूलदाब कहा जाता है। जाइलम वाहिकाओं के रस में पाया जाने वाला धनात्मक दाब, पॉजिटिव प्रेशर जो है उसको ही क्या बोला जाता है? मूलदाब बोला जाता है। तो देखिए मूलदाब जो है इसको मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? मैनोमीटर द्वारा इसको मापा जाता है। और इसका जो मान, अगर मान की बात करें तो अगर 2 वायुमंडलीय मान जो है वो 20 मीटर ऊंचे पौधों तक जल को पहुंचा सकता है। 20 मीटर ऊंचे जो पादप हैं उन तक पहुंचा सकता है। लेकिन पौधों को, इतने काष्ठीय पौधे हैं, अधिक लंबे होते हैं, उनको 12 एटीएम या 12 वायुमंडलीय की आवश्यकता होती है, दाब की आवश्यकता होती है। तो उतना ये लगा नहीं सकता, 2 ही एटीएम ये मान है वो लगा सकता है। तो इसलिए उन पादपों के लिए बिल्कुल काम का नहीं है, इसलिए ये सीमित महत्व का ही सिद्धांत होता है और ये सभी पादपों में नहीं पाया जाता है। जबकि जिम्नोस्पर्म, नगन बीजी या अनावृत बीजी के अंदर तो ये बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा तीसरा है भौतिक बल सिद्धांत, कि जीवित कोशिका भाग नहीं लेती। ये रसारोहण की क्रिया केवल भौतिक बलों पर आधारित होती है। इसके लिए डिक्सन व जोली का एक सिद्धांत है। क्या नाम है? वैज्ञानिक हैं डिक्सन और जोली। इन्होंने 1894 में सिद्धांत दिया था और वो सिद्धांत अब तक का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। क्या है? सर्वाधिक मान्य सिद्धांत। ये ही सबसे ज़्यादा माना जाता है और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिक्सन व जोली का सिद्धांत। डिक्सन व जोली के सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो ये सिद्धांत जल के सहसंजन बल व वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की क्रिया जल के सहसंजन बल व वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होती है। ठीक है, इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। डिक्सन व जोली का सहसंजन तनाव सिद्धांत,
तो ये नाम तो आ जाएगा, तब आप लोगों को याद रह जाएगा। लेकिन और भी नाम है, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। तो ये शब्द भी आपको याद रखने हैं, जो इनके ही दूसरे नाम हैं। इस सिद्धांत की डिक्सन व जोली की बात करते हैं। 1894 में ये सिद्धांत उन्होंने जल के सहसंजन बल व वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव के आधार पर इन्होंने बताया था और बिल्कुल स्टिक सिद्धांत दिया था। इनके कुछ बिंदु हैं इस सिद्धांत के। पहला बिंदु अगर बात करें, जल स्थैतिक प्रणाली। जल स्थैतिक प्रणाली का मतलब होता है जब जल मिट्टी से मूल में आता है और मूल से तने से होते हुए पत्तियों तक पहुंचता है, तो मूल से लेकर पत्तियों तक एक जल का अटूट स्तंभ पाया जाता है। जल का ना टूटने वाला एक स्तंभ पाया जाता है। उस स्तंभ को ही जल स्थैतिक प्रणाली कहा जाता है, जो आपको याद रखना है। मूल से लेकर पत्तियों तक तनों के माध्यम से जल पहुंचता है, इसके लिए जल का एक स्तंभ पाया जाता है, ना टूटने वाला स्तंभ पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जल स्थैतिक प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। देखो, पत्ती में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो जल की कमी होगी। अगला ही चैप्टर 8वां चैप्टर शायद है आपके, वाष्पोत्सर्जन, बात करेंगे उसकी। तो जब पत्ती के अंदर वाष्पोत्सर्जन होगा तो जल है वो निकलकर बाहर चला जाएगा, तो जल की कमी होगी। जल की कमी होने से पत्तियों की शिराओं के जल स्तंभ जो होता है उनमें खिंचाव उत्पन्न होगा। इसे ही वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहा जाता है। पत्ती के अंदर जल वाष्पोत्सर्जन से जल की कमी और जिससे पत्तियों की शिराओं का जो जल स्तंभ है उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, और खिंचाव उत्पन्न को ही वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या वाष्पोत्सर्जन अपक्रस या वाष्पोत्सर्जन आकर्षण कहा जाता है। तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो जल के अणुओं के मध्य सहसंजन बल जो है वो 45 से लेकर 207 एटीएम तक हो सकता है, या 207 वायुमंडल तक हो सकता है। ठीक है, और ये जो है ये पर्याप्त होता है, जिससे क्या है, जल स्तंभ है वो कभी भी टूटता नहीं है। इस वायु दाब से या इस वायुमंडलीय दाब से 45 से 207 तक जो सहसंजन बल है वो, जिसके कारण जल स्तंभ है वो टूटता नहीं है, बल्कि ऊपर जल को ऊपर की ओर खींचता रहता है, जिससे जल है वो ऊपर चला जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करें अगला, ये सिद्धांत क्यों सर्वाधिक मान्य है। इस सिद्धांत ने बताया कि रसारोहण की क्रिया में ना तो किसी प्रकार की ऊर्जा भी होती है, क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार ना तो ऊर्जा भी होती है, किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता पादप को नहीं होती और ना ही उसमें हानि होती है, और साथ में ना ही कोई जीवित कोशिकाओं की इसमें भूमिका होती है। ना तो उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ना ही जीवित कोशिकाओं की भूमिका होती है। ये केवल सिद्धांत जो है, ये रसारोहण की क्रिया है, केवल भौतिक बलों पर आधारित है। किस पे है, भौतिक बलों के कारण उत्पन्न होती है। इसके अलावा बात करें अगर, तो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो सीधे रसारोहण से संबंधित है। वाष्पोत्सर्जन की दर है वो सीधा क्या है, रसारोहण से संबंधित है। ये कुछ निष्कर्ष परिणाम लास्ट में निकाले थे वैज्ञानिकों ने, तो उसमें बताया कि वाष्पोत्सर्जन की दर है वो सीधे ही रसारोहण से संबंधित होती है। ठीक है, और अगर दिन में हम बात करते हैं तो पादप का जो जल स्तंभ होता है वो तनाव में रहता है। किसमें रहता है, तनाव में रहता है, और ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस यूनिट 2 नंबर यूनिट के 5 और 6 नंबर चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम बात करेंगे 7 नंबर चैप्टर की।